लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसमें नोट कीजिएगा, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ chemical compound always consists of the same elements a chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion combined together in the same proportion by mass. अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. लिखिएगा, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ. इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड gram of copper oxide was obtained from was obtained from 1.03 gram of copper was obtained from 1.03 gram of copper. Full stop. In another experiment, in another experiment, 3.672 gram of copper oxide gram of copper oxide gram of copper oxide gave on reduction gave on reduction 2.938 gram of copper. 2.938 gram of copper. Full stop. Show that these figures verify the law of constant proportions. Verify the law of
show that these figures verify the law of constant proportions. अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, जैसे आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि रेशो फिक्स रहेगा उसका। मान लीजिए हम अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है 1:8। यानी कि अगर मान लीजिए हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 8 ग्राम्स ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाकर वाटर बनेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने कितना भी हाइड्रोजन ले लिया और कितना भी ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया तो वाटर बन ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा जो रेशो है वो रेशो हमेशा फिक्स रहता है। रेशो को ही हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो आप ये देखिएगा कि एक एक्सपेरिमेंट है, मैं इसमें 2 अलग अलग केसेस ले रहा हूँ क्योंकि 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने बताए हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में इन्होंने बोला कि इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, तो कॉपर ऑक्साइड कैसे मिलेगा? कॉपर में अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तभी तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। भाई कॉपर प्लस ऑक्सीजन तभी तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो आप ये देखिएगा कि केस 1 में हमको कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये करा तो क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर जो है इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कितना मिल रहा है? 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1.03 को 1.030 बोल दो, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर ये हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन कितना मिलेगा, ऑक्सीजन कितने की ज़रूरत पड़ेगी ये अभी पता चलेगा। देखिएगा इसमें हम यहाँ पर ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे। हम ये कहेंगे कि 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, 1.288 ग्राम, तो ये 1.030 ग्राम है। तो इसका मास और ऑक्सीजन का मास वो इसके मास के इक्वल होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि इसका मास प्लस इसका मास इज इक्वल टू दिस, है ना, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो हम ये लिखेंगे मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है? 1.030। और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का मास है 1.288। अब 8 minus 0 is 8, 8 minus 3 is 5, 2 minus 0 is 2, 1 minus 1 is 0, तो 0.258 ग्राम ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन का। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो इसमें कॉपर का और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो रेशो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो वो रेशो हमेशा सेम रहेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं मास ऑफ कॉपर और अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन मैं ये कैलकुलेट करूँगा। तो हम ये करेंगे मास ऑफ कॉपर मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई मास ऑफ कॉपर का मास कितना है? 1.030 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.258। तो 0.258, तो 1.030 को 0.258 से डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं।
इधर ये पॉइंट गया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। तो 258 से 1030 को डिवाइड कर देना है। से 1030 को डिवाइड कर देना है। तो 258 के टेबल में अगर वनजा भी करूँगा तो 103 तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो 1030 ही लेना पड़ेगा। तो ये हमको करना पड़ेगा आई थिंक 4 से तो बड़ा हो जाएगा, 3 सा 4 से बड़ा हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे 258 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, तो 3 8 सा 24, 2 कैरी, 3 5 सा 15 और 2 17, तो 1 कैरी, 3 2 सा 6 और 1 7, 774 हो रहा है, ठीक है। अच्छा 4 से करके देख लेते हैं एक बार, 4 से शायद बड़ा हो जाएगा, 4 8 सा 3 कैरी, 4 5 सा 20 और 3 23, 2 कैरी आ गया, 4 2 सा 8 और 2 1032, लगभग बराबर ही है भाई, गलत तो नहीं करा। 4 8 सा 32 है ना, 3 कैरी आ गया, 4 5 सा 20 और 3 23, 2 कैरी आ गया, 4 2 सा 8 और 2 10, तो 1030 के लगभग आसपास ही है। तो आप ये देखिएगा कि 4 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से हो जाएगा, तो 3 से जब करेंगे तो 774 आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 - 4 कितना हो गया 6, इधर क्या बचा 2, 12 - 7 इज 5 और इधर 9 7 इज 256, तो एक और 0 उतारेंगे, तो इधर पॉइंट लग गया, तो 2560 ये 9 ज़ा करना पड़ेगा, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, क्योंकि 10 ज़ा अगर करेंगे तो वो तो 2580 और ये 2560 है ना, तो नहीं बनेगा। 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी आ गया, 9 5 ज़ा 45 और 7 कितना होगा 52, 5 कैरी आ गया, 9 2 ज़ा 18 और 5 23, ठीक है, 2322 ये हो गया। अब 10 - 2 इज 8, इधर क्या बचा 5 5 - 2 इज 3 और इधर 5 - 3 इज 2, तो 238 आ गया। 238 भी डिवाइड तो होगा नहीं, तो एक बार और 0 लगा दिया। अब 2380 और ये 2322 है, तो अगेन 9 ज़ा है ना, तो फिर वो आता रहेगा जो भी है, तो हम 3.99 ले लेंगे बस। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाँ 3.99/1 ये आ गया। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 4/1 लिख लूँगा। 4/1 का मतलब क्या हो गया 4:1, यानी कि अगर कॉपर का और ऑक्सीजन का कहीं पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कॉपर और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो 4:1 के रेशो में होगा। 4:1 के रेशो का मतलब क्या है कि अगर मैं 4 ग्राम कॉपर ले रहा हूँ तो मुझे 1 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। 4:1 का मतलब ये हो गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, इतना क्लियर है? केस फर्स्ट क्लियर है अभी इस क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है, अथर्व, अनवी, आयुष बताओ। यस सर। ठीक है यस सर। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। अब इसी का केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में बोल रहे हैं कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर, शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि ये जो दोनों ही केसेस हैं इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें क्या करना होगा कि अब अगला केस जो है वो रिडक्शन वाला बता रहे हैं। तो रिडक्शन वाले केस का मतलब क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन वाले केस में क्या होता है कि दो चीज़ें जुड़ती हैं और जुड़कर एक नई चीज़ बन जाती है। रिडक्शन या फिर डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। रिडक्शन हो या डिकम्पोजिशन हो, उसमें एक कंपाउंड टूटता है और टूटकर दो अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स बना देता है। ठीक है, तो हम केस सेकंड देखते हैं। ये केस फर्स्ट का रिडक्शन तो हमने बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्चुअली क्या है कि दो अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। अभी तो बिल्कुल बेसिक आपने पढ़ा भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये होता है कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन एडिशन मतलब दो चीज़ें जुड़ तो रही है ना, तो इस वजह से मैंने उसको कॉम्बिनेशन बोल दिया। मैंने बोल दिया कि भाई दो चीज़ें जुड़कर एक नई चीज़ बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो तो मैं कहूँगा ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन अगेन वहाँ पर भी क्या होता है कि एक कंपाउंड टूटता है और टूटकर दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इन्होंने उस चीज़ को रिडक्शन बोला है।
मतलब अगर ब्रॉड टर्म्स में देखा जाए तो उसी को हम डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसको डिकम्पोज करा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है कार्बन में और ऑक्सीजन में। हाँ, तोड़ा जा सकता है। और वहीं दूसरी जगह मैं कहूँ कि भाई अगर पेड़ की लकड़ी है तो वो लकड़ी जो है उसको भी हम ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो कार्बन का बना हुआ है, तो वो कार्बन की फॉर्म की। अच्छा मैं कहूँ कि नहीं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन चाहिए, तो कोल ले लिया, कोयला, और कोयले को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने रख दिया। अब वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जल जाता है। जलने के बाद जो बचता है वो सिर्फ ऐश बचती है, और जो भी धुआं उड़ता है ना उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो एग्जांपल हो गया ये फिर आपका ऑक्सीडेशन का हो गया। और ऑक्सीडेशन वाले में हम ये कहेंगे कि एक चीज़ हमने ली और उसके साथ हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो ये ऑक्सीडेशन। अब इसी तरीके से अगर उसमें मैं कोई नाइट्रोजन ऐड कर दूंगा तो उसके लिए कोई अलग टर्म नहीं है कि भाई जैसे ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीडेशन बोल देते हैं तो नाइट्रोजनेशन ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि हमने वहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन को अगर मिक्स करा, कार्बन और हाइड्रोजन को अगर मिक्स करा, तो उन सब के लिए एक ही टर्म है कॉम्बिनेशन। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को जब ऐड करते हैं तो उसके लिए सेपरेट टर्म हो जाती है, उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, है वो कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में। हाँ जी, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, उसका टूट रहा है। और टूट कर क्या मिल रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। So in another experiment 3.672 gram of copper oxide, 3.672 gram of copper oxide gave on reduction 2.938 gram of copper. ग्राम ऑफ कॉपर। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन फिर उसी तरीके से निकालेंगे हम। कैसे, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो मास ऑफ कॉपर 2.938 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का कितना 3.672। अब इसको इधर ले जाएंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस 2.938। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 इज 4। 12 माइनस 8 इज 4। इधर आ गया 6 माइनस 3 इज 3, और इधर बचेगा, इधर तो 6 ही बचेगा, तो 16 माइनस 9 इज 7। ठीक है, और ये 0.734 ग्राम ये ऑक्सीजन का मास हो गया। तो अब हम ये बोलेंगे कि मास ऑफ कॉपर, वही जैसे पहले केस में करा था, मास ऑफ कॉपर तो दो अलग अलग केसेस हैं, और दोनों केसेस में कॉपर और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो जब कॉपर और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो चाहे पहला केस हो, मतलब चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों ही केसेस में रेशो सेम होना चाहिए। अगर रेशो सेम आ जाएगा तो मैं कहूँगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है देखिएगा, 2.938। और मास ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी कैलकुलेट करा 0.734। तो इधर देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। एग्जाम में कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी? नहीं, वो कैलकुलेशन नहीं दिखानी, आप तो सीधा सीधा लिख दें।
ये हो गया। अब 734 से 2938 को डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, तो पूरा पूरा ही डिवाइड होगा, ठीक है। 293 भी 734 के टेबल में तो आने से रहा, तो 2938 आप ही समझ लीजिए 2900 हो गया एक तरह से। इसको 700 समझ लो, तो 7 4 जा 2800, भाई 700 4 जा 2800 होता है, ठीक है। तो और ये 2938 है, तो इसमें 34 भी है आगे, तो एक काम करते हैं 4 से ही करेंगे, क्योंकि अगर 7 5 भी करेंगे तो 3500 हो जाएगा, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 से ही करना पड़ेगा। 4 से करते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, अगेन 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 1 29, तो बिल्कुल आसपास ही है इसके। 2936, इससे 2 नंबर कम है, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो गया, 2 आ गया बस। फिर इधर पॉइंट लगाया, इधर भी पॉइंट के बाद का 1 0 नीचे कॉपी करेंगे, तो आप देखें 20 नहीं बनेगी बात, तो तब बात नहीं बनी, तो फिर 1 0 इधर लगाया, 1 0 और नीचे कॉपी कर लिया, अब भी बात नहीं बन रही है। 1 0 और इधर लगाया, 1 0 और इधर लगाया, अब 2000 हो गया। तो 2000 करने पर भी क्या हो रहा है, 2 सा ही हो रहा है, तो ये 2 सा हो रहा है, और देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1468, ठीक है। तो 4.002 सफिशिएंट है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जैसे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 4.002 और अपॉन में 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको बोलूँगा इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/1, यानी कि 4:1। तो दोनों ही केसेस में जो हमारा प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो सेम आ रहा है, उधर भी 4:1 आ रहा है, इधर भी 4:1 आ रहा है। तो लास्ट में बस ये मेंशन करना है, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बीइंग वेरीफाइड, हेंस law of constant proportions is being verified। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्लियर है, ठीक है। हालांकि मैं पहले इसको करा चुका हूँ, ठीक है, याद आ गया ना, सब रिकॉल कर लिया, ठीक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो hydrogen and oxygen combine hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. To form water, full stop. So what mass of oxygen gas would be required what mass of oxygen gas would be required to react what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas.
ठीक है, कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आप ये देखिएगा क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो। अब इस चीज़ को जो है ना अंडरलाइन कर लेना कि ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी कंडीशन नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। टू फॉर्म वाटर, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशो में ही कंबाइन करते हैं। मतलब अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास है तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, तभी वाटर बनेगा, नहीं तो पानी नहीं बनेगा। अब हम बोल रहे हैं ना व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हम ये कहेंगे कि रेशो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, रेशो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8। ठीक है, इसका मतलब इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन को मैंने एच लिख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, देन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड will be, then oxygen required will be 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन जो है वो कितनी मिलेगी, 8 ग्राम मिलेगी। ठीक है जी, उसके बाद सो इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 3 ग्राम, अगर मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम हो गया देन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वुड बी, बिल्कुल सही। will be 3 into 8 ग्राम, मतलब 24 ग्राम। समझ गए होंगे भाई 3 ग्राम कैसे बना होगा, इस 1 ग्राम में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 ग्राम आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो 8 ग्राम है इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो। भाई रेशो है, अगर रेशो का मतलब ये है कि 4/3 अगर लिखा हुआ है तो 4 में अगर आप 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 में भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रेशो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और नोट करिए, एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का था ये वाला क्वेश्चन भी, अगला भी एनसीईआरटी का ही करवा दूँ। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, when 3 gram of carbon is burned in 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, comma 11 gram of carbon dioxide is produced. Eleven gram of carbon dioxide is produced. ठीक है, full stop. What mass of carbon dioxide will be formed what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in when 3 gram of carbon is burnt in
50 gram of oxygen is burnt in 50 gram of oxygen. 53. Question mark. Which law of chemical combination will govern your answer? Which law of chemical combination will govern your answer? देखिए क्या है अब ये बर्निंग वाला क्वेश्चन है, तो बर्निंग वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में 3 ग्राम कार्बन जो है वो जल गया मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर 3 ग्राम कार्बन है और हम उसको 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दें तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो गई, प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कार्बन जल गया और जलकर पूरा कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन तो बचा ही नहीं। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, जब कार्बन बचा ही नहीं है तो कार्बन को जलाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही तो सफिशिएंट है। तो जो वो 50 ग्राम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम ये कहेंगे कि बाकी की जो 42 ग्राम है ना ऑक्सीजन, वो मतलब अनयूज्ड रह जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही 3 ग्राम कार्बन जो है वो जल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वो पूछ रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम ये बोलेंगे कि सिंस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन since 8 gram of oxygen is sufficient enough to burn, since 8 gram of oxygen is sufficient enough to burn 3 gram of carbon, so only 8 gram of oxygen will be used in the, so only 8 gram of oxygen will be used in the will be used in the second case as well. So only 8 gram of oxygen will be used in the second case as well, and the remaining 42 gram and the remaining 42 gram and the remaining 42 gram of oxygen will remain unused, उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वही सफिशिएंट होगी उस 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो देखिएगा और आंसर इज गवर्न्ड बाय law of constant proportions। Our answer is governed by law of constant proportions, ठीक है।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन और नोट करिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखवा रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें है a 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram found by analysis to contain 0.096 gram 0.096 gram of boron and of boron and 0.144 gram of oxygen 0.144 gram of oxygen full stop. Calculate the percentage composition of the compound by mass of the compound by mass. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis. तो एक कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीजन का और बोरोन का, उसमें ये पाया गया इट वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास. तो परसेंटेज में अगर निकालना है, उन्होंने बोला कि कंपाउंड 0.24 ग्राम का है, तो हम ये कहेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन mass of boron upon mass of compound multiply by 100, ये हो गया. तो आप ये देखिएगा कि जैसे हम अपनी भी जो हमारे मार्क्स आते हैं, हम अगर उसकी भी परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हमने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हमारे मार्क्स है ना, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे किया जाता है. तो वही चीज़ है कि यहाँ पर बोरोन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बन रहा है, तो बोरोन का मास अपॉन टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. तो मास ऑफ बोरोन का मास कितना दिया 0.096 अपॉन कंपाउंड का, टोटल कंपाउंड का मास कितना है 0.24, तो उसको लिखो 0.240 लिखो ताकि पॉइंट से पॉइंट काटने में आसानी हो. तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इधर पॉइंट से पॉइंट कट गया. हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए. अच्छा 12 2 ज़ा 24, ठीक है, और बल्कि सीधे करिए 24 4 ज़ा 96 होता है. 24 1 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96 एंड 4 इंटू 10 इज 40%. ठीक है, करके दिखा देना. हाँ जी, करके दिखा देना. वैसे हमें समझ में आ गया, जब 40% बोरोन है तो भाई रिमेनिंग 60% ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि कंपाउंड बोरोन और ऑक्सीजन से बन रहा है. यहाँ लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी कर लो ऐसे ही.
परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है 0.144 और कंपाउंड का मास 0.24 है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 12 जा 144, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 6 इंटू 10 60%। ये हो गया, ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, चाहे स्कूल से असाइनमेंट मिला हो या फिर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये 3 थे, ये कवर कर लिए हैं और पहला थोड़ा सा अलग था वो कर लिया हमने, ठीक। तो इतना सफिशिएंट है, अगर आप इतना भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो इतना सफिशिएंट है। चलिए जी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, साइंस की नेक्स्ट क्लास में मेरे को बता दीजिए, ठीक है। बता देंगे कौन सा करना चाहते हैं। सर उसी टाइम बोल देना फिर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग।